सो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल वे टू पीसीएस। सो आज हम लोग जो अपना 66 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसका दो टॉपिक करने वाले हैं। एक तो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और दूसरा है कांग्रेस में गरम दल और नरम दल। ये दोनों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस तो हर एक बार बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जाता है, कभी कभी 3 या 4 भी पूछे जाते हैं। तो बीपीएससी प्रीलिम्स का जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसमें से 25 क्वेश्चंस रहते हैं। तो बिना देर के हुए चलिए हम लोग शुरू करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई स्थापना की थी तो किन्होंने किया था? तो ये किए थे ओ ह्यूम ने। बट हम लोग थोड़ा एक्सप्लेनेशन इसका देख लेते हैं क्योंकि इसी एक्सप्लेनेशन में 4-5 क्वेश्चंस का आंसर छुपा हुआ है। तो ए ओ ह्यूम जो है वो 1884 ईस्वी में इंडियन नेशनल यूनियन की पहली स्थापना की थी, पहली बार। और यही बाद में नाम उसको बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो जाता है। कब? जब दादा भाई नौरोजी सुझाव देते हैं, जब वो लोग मिले थे कहाँ पे? तो बॉम्बे में जो तेजपाल संस्कृत विद्यालय थे वहाँ पे। आखिर बॉम्बे में ही क्यों मिले थे? तो पहले उन लोगों का प्लान था पूना में, लेकिन पूना में हैजा फैल जाने के कारण वो बॉम्बे में मिले थे। और वहाँ पे दादा भाई नौरोजी ने सुझाव दिया कि क्यों ना इस संस्था का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया जाए। तो सभी लोग सहमत हो गए, फिर इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पड़ गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि भाग लिए थे? तो 72। कभी कभी अगर ऑप्शन में 78 रहता है तो लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है कहाँ से, डांडी मार्च में। तो डांडी मार्च में 78 थे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 72 ही थे। ओके। और पहला अध्यक्ष जो था वो कौन था? डब्ल्यू सी बनर्जी। और इसके प्रथम महासचिव कौन थे? वो थे ए ओ ह्यूम। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहला अध्यक्ष, ये कई बार किसी न किसी पीसीएस में ये पूछा गया है। हाँ, अगर आप लोगों को इसका सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं और वहाँ से फ्री में ये सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ प्रीलिम्स की ज्योग्राफी जो है, बिहार स्पेशल ज्योग्राफी, उसका मैं ऑलरेडी 8 लेक्चर दे दिया हूँ। और मेंस के लिए भी मैं सीरीज लेके आ ही रहा हूँ। वीकली करंट अफेयर्स दे रहा हूँ, साथ ही साथ अब मैं मंथली करंट अफेयर्स भी देना शुरू कर दूंगा। और मंथली ऐसे चलेंगे हम लोग कि अभी सपोज कीजिए जून है तो मई अप्रैल पीछे जाएंगे, 1 साल पहले तक का करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था? तो वो ए ओ ह्यूम थे। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? तो हुआ क्या था कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी खुद एक पार्टी बनाए थे। ओके। और उस पार्टी का भी जो उस समय में बैठक था वो सेम टाइम में कोलकाता में हो रहा था, इसीलिए ये उपस्थित नहीं थे। तो बाद में वो पार्टी हालांकि इंडियन नेशनल कांग्रेस में ही मिल गया था। तो उसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय, ये अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो कि बाद में इसी में मिल गया था। कांग्रेस के समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 में एक समिति की स्थापना की गई थी। ठीक है। और उस समिति के सभापति कौन थे? तो ये थे मिस्टर डिग्गी। तो मिस्टर डिग्गी यहाँ से ब्रिटेन गए। ब्रिटेन में एक बनाया गया कमिटी जिसका नाम था ब्रिटिश कमिटी ऑफ इंडिया। और उसका मेन काम था कि भारत में क्या प्रॉब्लम चल रहा है उससे अंग्रेजों को, जो वहाँ के लोकल थे, उनको अवगत कराना। ओके। और वो एक इंडिया नामक साप्ताहिक पत्र भी निकाले थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे बदरुद्दीन तैयब जी। मुझे याद है कि 98 99 में, हाँ 90 नहीं 2002 या 3 में एक बिहार की ही महिला थी, केबीसी के सीट पर बैठी हुई थी, 1 करोड़ का क्वेश्चन वो मिस की थी इसी नाम से। तो मुझे ये तब से याद है। हाँ खैर, ये हम लोग याद रखेंगे कि ये थर्ड जो बने थे, जो तीसरा अधिवेशन हुआ था वो मद्रास में हुआ था, वहाँ पे ये चुने गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंध नहीं रहा? किसका? तो वो होगा सर सैयद अहमद। क्योंकि वो क्या किए थे कि वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, आपको पता होगा, और ये एक पार्टी बनाए थे। उस पार्टी का मेन काम ही था कि कांग्रेस जो भी करे उसके खिलाफ ही बात करना। निम्नलिखित में कौन से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका? तो वो होगा बाल गंगाधर तिलक। तो लाला लाजपत राय जो है 1920 में स्पेशल अधिवेशन जो कोलकाता में हुआ था उसमें चुने गए थे। एनी बेसेंट 1917 में कलकत्ता की अधिवेशन में चुनी गई थी। वो पहली वोमेन भी है। और पहली इंडियन अगर पूछे तो वो सरोजनी नायडू जी हैं। ओके। उसके बाद मोतीलाल नेहरू जो है वो 2 बार बने, 1919 में, 1928 में। 1929 में बाप को बेटा ने हरा करके और बना था, यानी 1929 में जवाहरलाल नेहरू बने थे और वहाँ पे रावी नदी के किनारे झंडा फहराए थे। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिवेशन है। बाल गंगाधर तिलक 1920 में मृत्यु हो गई इनका, तो ये कभी भी नहीं बन पाए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पे हुआ? तो ये आप एकदम याद रखिएगा कि ये हुआ था बांकीपुर पटना में। तो बांकीपुर में हुआ था। और और इसका जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? आर एन मदोलकर। सॉरी, यहाँ पटना डाल दिया हूँ, यहाँ बांकीपुर होना चाहिए। ओके। आर एन मदोलकर था। इस अधिवेशन में ए ओ ह्यूम जो थे कांग्रेस का पिता, पहली बार उनको माना गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने
अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो ये लखनऊ का अधिवेशन 1916 था। और इस अधिवेशन का इम्पोर्टेंस ये है कि इसी अधिवेशन में मुस्लिम लीग और जो कांग्रेस थे वो साथ में आए थे, साथ ही साथ गरम दल और नरम दल भी साथ में आए थे। किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों के द्वारा प्रेरित है, न ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया है? तो ये कौन होंगे? ये होंगे सर सैयद अहमद। तो इन्होंने यूनाइटेड इंडिया पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की और जिसका काम ही था कि कांग्रेस के हर एक काम में अड़ंगा डालना। किसने कहा था कि कांग्रेस के पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है कि जब तक मैं भारत में हूं, कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। तो ये 64वां या 65वां बीपीएससी में पूछा गया है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा लॉर्ड कर्जन। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा आप। अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने का वकालत की थी, वो कौन थे? तो वो थे सुभाष चंद्र बोस। वो कहाँ पे? हरिपुरा का अधिवेशन 1938 में जो हुआ था वहां पे वो ये बोले थे। भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किस एक ने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो कभी कभी आप देखिएगा आजकल भी इलेक्शन के बाद बहुत लोग बोलेंगे, इलेक्शन के समय में पॉलिटिकल मूव रहता है तो उस समय में ये बोलते हैं कि महात्मा गांधी तो बोले थे कांग्रेस को खत्म कर देने के लिए, क्यों कांग्रेस अभी तक बना हुआ है? खैर, हम लोगों को पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं होना है। तो आप देखिए, ये है महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी बोले थे कि भारत जब स्वतंत्र हो जाएगी तो इस कांग्रेस संस्था को हम लोगों को बंद करके एक नया संस्था बनाना चाहिए। कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था। ओके, उक्त गवर्नर जनरल तथा अधिवेशन का स्थान, तो उसमें एक गवर्नर जनरल वो थे लॉर्ड विलिंगटन। और जब ये बने 1915 में भाग लिए थे, उस समय में ये सिर्फ बम्बई का गवर्नर थे। ओके, ये पूरा इंडिया का गवर्नर जनरल नहीं थे, बट बाद में 1931 से 36 तक वो इंडिया का गवर्नर जनरल रहे थे या वाइसरे। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? तो मान लीजिए कभी कभी कांग्रेस का कोई एक अधिवेशन जहां पे कुछ मेजर चेंज देखने को मिला था। अगर आपको आंसर नहीं आता है, तुक्का मारना है, तो आप नागपुर पे आंख मार के आ जाइए, आपका सही होगा, क्योंकि इस अधिवेशन में कांग्रेस के अंदर में बहुत सारा स्ट्रक्चरल चेंज हुआ था। निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद सोशलिज्म शब्द का यूज किया था? तो वो जो था वो है लखनऊ। तो लखनऊ के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद शब्द को का पहली बार यूज किया था। वो बोले थे कि सोशलिज्म में ही, सोशलिस्ट प्रिंसिपल को ही फॉलो करके हम लोग अपने भारत की जितना समस्या है उसको दूर कर सकते हैं। भारत की आज़ादी के बाद भी वो उस प्रिंसिपल को आगे बढ़ाए। निम्नलिखित में किसने सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो वो होंगे अबुल कलाम आजाद। तो ये क्या हुआ था कि 1923 में जो दिल्ली का स्पेशल सेशन हुआ था उसमें ही ये बन गए थे और बाद में 1940 से 46 तक वो बने रहे, क्योंकि 40 के बाद इलेक्शन ही नहीं हुआ 46 तक। तो अगर आपको कभी ये पूछ ले कि भारत की आज़ादी से पहले, ओके, सबसे अधिक समय, लंबे समय तक कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, तो उसका भी आंसर अबुल कलाम ही होंगे। उसके बाद वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद की थी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति की गठन किया गया तथा जिसका अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, इसको ध्यान दीजिएगा आप। जेबी कृपलानी। जनगण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? तो जनगण मन जो है वो बंगाली में मूलतः लिखा गया, बाद में उसका जो हिंदी वाला संस्करण है उसको सबसे पहली बार 27 दिसंबर 1911 को जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। तो ये जब उस समय कलकत्ता अधिवेशन में गया था उस समय बंगाली में ही गाया गया था। बाद में हिंदी जो उसका रूप है उसको 24 जनवरी 1950 को हम लोगों ने अपना राष्ट्रगान के रूप में अपना लिया। राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया, तो उनका मृत्यु ही हो गया था 1920 में, तो उससे जस्ट पहले जो होगा उसमें वो भाग लिए होंगे क्योंकि वो एक्टिव पॉलिटिशियन थे, उस समय में लीडर थे हम लोगों के। तो वो अमृतसर अधिवेशन होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने खत्म कर दिया इंडियन नेशनल कांग्रेस का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उससे बाहर नहीं जाएगा। ओके, किताब देखिएगा आप तो किताब में सेम क्वेश्चन को कई बार रिपीट किए हुए रहता है, तो उस पर नहीं भागना है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी को करना है। अब है गरम दल और नरम दल। तो गरम दल नरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? तो ये सबसे फेमस अधिवेशन था। ये कौन सा अधिवेशन था? सूरत स्प्लिट के नाम से हम लोग जानते हैं इसको। तो सूरत स्प्लिट में जो है यहाँ पे इन लोगों के बीच में क्या हो गया कि विभाजन हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद है कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की पद्धति थी। कांग्रेस के जो नरम दल का नेता था उसका आंदोलन कैसा था? तो नरम दल वाला जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रह करके ही वो अपना आंदोलन
करते थे, वो उससे बाहर नहीं जाते थे, और ये भी एक मेन कारण है इन लोगों के बीच में स्प्लिट होने का। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल गरम दल का उद्भव हुआ? तो देखिए 1907 के आसपास कौन सा हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन तो नहीं हुआ था, असहयोग आंदोलन नहीं हुआ था, सवज्ञा आंदोलन तो नहीं हुआ था, तो उस समय में जो हुआ था वो था स्वदेशी आंदोलन। तो वह क्या था कि स्वदेशी आंदोलन में गर्मपंथी आंदोलनकारी स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन को बंगाल तक ही सीमित न रखकर उसके बाहर भी ले जाना चाहते थे, और वो केवल विदेशी माल का ही बहिष्कार करने से संतुष्ट नहीं थे, वो चाहते थे कि अंग्रेजी हुकूमत को किसी भी तरह का सहयोग नहीं किया जाए। बट जो नरमपंथी थे वो लोग इसके फेवर में नहीं थे। अधिकतर नरमपंथी नेता थे, कहाँ से आते थे? तो अधिकतर नरमपंथी नेता जो थे उस समय के कुलीन वर्ग के लोग थे, लॉयर थे, डॉक्टर थे, तो वो सब ऑब्वियस है कि कहाँ से आएंगे, वो शहरी क्षेत्र से ही आएंगे। तो वो बुद्धिजीवी लोग थे, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार, वो सारा सब, और वो लोग शहर के ही बिलोंग करते थे। निम्नलिखित में से किसने 1904 से लगातार भारत के स्वशासन देने पे बल दिया? तो वो कौन थे? वो दादा भाई नेरोजी थे। दादा भाई नेरोजी 1904 में ही स्वशासन शब्द की, स्वशासन या स्वराज की मांग की थी। अगर आपको ये बोला जाए कि सबसे पहले स्वराज शब्द कौन यूज किए थे, तो वो ये नहीं किए थे। वो कौन किए थे? डीएवी स्कूल, आर्य समाज से जो होता था वहां से। ओके, तो वहां पे बोला गया था। लेकिन यहाँ पे जो है दयानंद सरस्वती जी बोले थे, यहाँ पे जो है स्वशासन जो सबसे पहले कांग्रेस के किसी अधिवेशन में 1904 में कौन बोले थे? वो बोले थे दादा भाई नेहरू। वर्ष 1906 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इनकी अध्यक्षता में स्वदेशी आंदोलन, ओके, बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कभी कभी पूछा जाता है। अपना नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी जो पहली बार आया था 1906 में ही आया था, और स्वशासन, चार चीज का प्रस्ताव पारित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप किसने लगाया था? तो ये बाल गंगाधर तिलक ही लगाए थे। और उग्रवादी विचारधारा के चार प्रमुख नेता जो थे वो कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। तो इन तीनों का नाम तो जनरली लोगों को याद रहता है, लेकिन अरविंद घोष का नाम नहीं याद रहता, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पे आपको ध्यान देना है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गर्मपंथियों की प्रावधान कब आया? तो ये 1906 से ही आया, 1906 में हुआ, फिर 7 में तो स्प्लिट ही हो गया। शेरे पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? तो ऑब्वियसली आप बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहेगा, भगत सिंह और लाला लाजपत राय। बिल्कुल लाला लाजपत राय होगा, भगत सिंह को नहीं जाना जाता था। शेरे पंजाब के नाम से लाला लाजपत राय जी को, यह केसरी, पंजाब केसरी भी ने कहा जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित थे? तो देखिए अभी हम आपको बताए कि तीन नाम तो सबको याद रहता है, अरविंद घोष का नाम नहीं याद रहता, तो ये होगा अरविंद घोष। ठीक है, तो अरविंद घोष जो थे वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे बंगाल विभाजन के समय। बाद में क्या हुआ, अलीपुर षड्यंत्र में उन पर मुकदमा चला और फिर वो निष्क्रिय हो गए। निष्क्रिय मतलब एक तरह से होता है कि हम अपना विरोध जितना कि हम कुछ नहीं करते हैं, निष्क्रिय, निष्काम हो करके, तो वो फाइनली पुडुचेरी में चले गए, वहां सन्यासी बन गए। ओके, बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा था? तो ये जो होगा वेलेंटाइन सिरोल ने कहा था। तो सिरोल जो था कि वो मानते थे कि ये अशांति के जनक है। इससे क्या हो गया कि बाल गंगाधर तिलक इससे इतना दुखी हो गए कि वो यहाँ से चले गए इंग्लैंड, और इंग्लैंड में उनके ऊपर मानहानि का मुकदमा चलाए। हालांकि उस मुकदमा वो हार गए, फिर भी इसका कुछ साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट तो जरूर पड़ा था। ओके, निम्न में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपनी राजनीतिक गुरु कहा था, या गुरु हो गया, मिस हो गया है, तो राजनीतिक गुरु वो किसको माने थे? मैजिनी को माने थे। और मैजिनी से वो इतना प्रभावित हो गए थे कि उनके ऊपर उन्होंने एक बुक ही रचना कर दी, द ड्यूटी ऑफ मैन, उर्दू में। ओके, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1908 में 6 वर्ष के कारावास के लिए किसे भेज दिया गया था जेल में? तो 1908 में किनको? बाल गंगाधर तिलक को भेज दिया गया था। उस पर राजद्रोह का मुकदमा चला था और फिर उनको मांडले के वर्मा की जेल में भेज दिया गया था, क्योंकि तिलक ने केसरी में एक लेख प्रकाशित किया था जिसको कि ब्रिटिशर सब मानते थे कि इसी के कारण जो पुणे का जो इसी के कारण जो है वो उस एरिया में क्रांतिकारी गतिविधि जो है बढ़ गई है। तो इसके कारण इनको इन पे 6 मुकदमा चला और 6 वर्ष का इनको जेल में भेज दिया गया। महाराष्ट्र में गणपति पर्व और का श्री गणेश किसने किया था? तो ऑब्वियसली वीजी तिलक ने किया था। तो वह क्या, उन्होंने महाराष्ट्र में शिवाजी तथा गणपति ये 2 पर्व आरंभ किया था ताकि जनता में राष्ट्र सेवा की भावना जगे। इस प्रकार उन्होंने धर्म की राजनीतिक अस्त्र के रूप में तो प्रयोग किया, परंतु इसका उद्देश्य सांप्रदायिकतावादी नहीं था, ये जन जागरण के उद्देश्य से किए थे।
हालांकि इसको लोग अलग अलग अपने तरह से इंटरप्रेट करते थे, लेकिन उनका ये मानना था कि हम लोग धर्म का यूज़ कर रहे हैं ताकि लोगों में राष्ट्र सेवा की भावना जगे, और धर्म से लोग तुरंत अटैच हो जाता है, लोग इमोशनली अटैच भी रहता है उससे। तो ये, तो इस तरह से हम लोग जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था हम लोग कर लिए हैं। करीब 35 क्वेश्चन होगा, 30-35 क्वेश्चन ही रहा होगा, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा इस दोनों टॉपिक में, इसका मैं गारंटी देता हूँ आपको। किसी न किसी तरह से उसी को घुमा फिरा करके पूछा जाता है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपको अगर इसका फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है जितना भी पीडीएफ है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। बिहार ज्योग्राफी प्रीलिम्स के लिए मैंने बहुत सारा लेक्चर ऑलरेडी दे दिया हूँ, आप उसको जा करके देखिए, उससे 4 से 5 क्वेश्चन जरूर रहेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री का जितना भी बीवीए इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है वो चल ही रहा है, जो आज भी था वो इसी का पार्ट है। वीकली करंट अफेयर साथ ही साथ मंथली करंट अफेयर्स भी मैं दूंगा। और जीएस पेपर 1 आप देख सकते हैं फ्री टाइम्स में अभी भी, क्योंकि मेरा मानना है कि प्रीलिम्स और मेंस का प्रिपरेशन साथ ही साथ होना चाहिए। हालांकि अब कम समय है तो आप थोड़ा कम इस पे ध्यान देंगे, लेकिन फिर भी जब भी आपको समय मिले तो आप एटलीस्ट देख तो सकते ही हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिए, जितना जल्दी होगा मैं उसका आंसर देने का कोशिश करूंगा। इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इफ इट इज़ हेल्पिंग यू इन एनी ऑफ द वे। थैंक यू वेरी मच।